आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि CBIS। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोलॉजी से आप सबका बहुत लेना देना है। आपको पता ही है कि ये 6 कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है यानी कि कंप्यूटर के आधार पर चलता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड है, उसे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। आगे जाकर हम कुछ इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जिनके बारे में आपको पहले भी बताया गया था, जिनके नाम आपको बताए गए थे, जैसे कि TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ESS एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। OAS ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, OIS ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंप्यूटर बेस्ड है। छोटे से छोटा पेरोल सिस्टम भी जो होता है, पेरोल मतलब जो सैलरी जनरेट करता है, आपको याद होगा सर ने आपको बताया था। तो छोटे से छोटा सिस्टम भी जो होता है वो भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। और जो भी सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड होगा तो सीधी बात है उसके अंदर ये 6 चीज़ें होंगी। वो हार्डवेयर इस्तेमाल करता होगा, सॉफ्टवेयर उसके अंदर ज़रूर होगा, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क और इंटरनेट इस्तेमाल करता होगा। टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंटरनेट, इसका इस्तेमाल किए बिना आपके कंप्यूटर का काम किया जा सकता है। टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क और इंटरनेट के बिना भी कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से काम कर सकता है, उसके बिना भी काम होता है। लेकिन यदि इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल हो तो आपका काम ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। डेटाबेस आप सभी को मालूम है, जिसमें आप अपना रिकॉर्ड्स स्टोर करके रखते हैं। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल्स में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। यू नो व्हाट इज़ पीपल, यानी कि आप सभी यूज़र्स जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। हो सकता है बीइंग अ कस्टमर आप उसे इस्तेमाल करते हो सकता है बीइंग एन एम्प्लॉय आप उसे इस्तेमाल करते हो, कभी एम्प्लॉय के तौर पर, कभी कस्टमर के तौर पर। एंड प्रोसीजर्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनके आधार पर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एक्सेस और इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंप्यूटर बेस्ड है उसके ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट, डेटाबेस, पीपल एंड प्रोसीजर। इनमें से किसी भी कंपोनेंट को आप निकाल दो। आप बोलो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ना बहुत अच्छा कंप्यूटर है जिसमें सॉफ्टवेयर कोई नहीं चलता, क्या वो किसी काम का रहेगा? नहीं रहेगा। आप बोलो मेरे पास बहुत अच्छा सिस्टम है, 1.5 लाख का कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें सभी सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें बहुत सारा डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ मैं, जिसमें बहुत सारी परमिशंस हैं, मैं उसमें फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसे मुझे चलाना नहीं आता। यानी कि या तो पर्सन अवेलेबल नहीं है या तो वो उसे चलाना नहीं जानता। क्या वो किसी काम का रहेगा? वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब बोलो मेरे पास बहुत अच्छा कंप्यूटर सिस्टम है लेकिन मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट सर्विस नहीं है, तो भी मज़ा नहीं आएगा, इस्तेमाल हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है, लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी इस्तेमाल करने से उसकी कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाती है। तो ये 6 की 6 चीज़ें अगर अवेलेबल हों तो आपका सिस्टम बहुत अच्छे से चलता है। तो सिंपल डेफिनेशन CBIS की क्या है? अ सिंगल सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। यानी कि ये 6 कंपोनेंट्स जिनको कॉन्फ़िगर किया जाता है, किसके लिए? डेटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और उसका आउटपुट देने के लिए भी। यानी कि किसी भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई चेंजेस करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ये सभी वर्ड्स आप सबने सुने हुए हैं। उसको स्टोर करेगा फ्यूचर पर्पस के लिए और उसको प्रोसेस करके यूज़र को आउटपुट दे देगा। सो ये सब 6 चीज़ें मिलाकर आपका क्या बनता है? CBIS बनता है। इट इज़ नोन एज CBIS। सिंपल एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। किसी भी कंपनी का पेरोल सिस्टम, आपको ये वर्ड पहले भी बताया गया था, ये बार बार आएगा। व्हाट इज़ अ पेरोल सिस्टम? सैलरी जनरेशन सॉफ्टवेयर जो सैलरी जनरेट करता है। किसी भी कंपनी की सैलरी कैसे जनरेट होती है कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कितने घंटे काम करता है, ठीक है, और उसकी पर आवर की या फिर पर डे की कितनी सैलरी है, उस हिसाब से उसको मंथ के एंड में या फिर वीक के एंड में उसको उसकी सैलरी या वेजेस के आधार पर उसको पेमेंट की जाती है। तो पेरोल जनरेशन, ठीक है, कंपनी का पेरोल सिस्टम। ऑर्डर एंट्री सिस्टम, इसको ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये दोनों एक प्रकार के TPS हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स कहते हैं इनको। जब भी कोई भी कंपनी ऑर्डर करती है किसी भी रॉ मटेरियल के लिए, या फिर आप एज अ कस्टमर किसी कंपनी में ऑर्डर भेजते हो कि मुझे ये सामान चाहिए, तो ऑर्डर एंट्री सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम या फिर स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, जब हम स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल का भी और जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करती है उसका भी स्टॉक मेंटेन करके रखती है। तो ये सभी सिस्टम्स क्या हैं? ये सभी सिस्टम्स
कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट वन बाय वन. सो द 6 कंपोनेंट्स ऑफ CBIS आर एज फॉलोअर्स. आपको मालूम ही है व्हाट इज़ अ हार्डवेयर. मेरे ख्याल से ये सबको ही मालूम होगा. हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट यूज्ड टू परफॉर्म इनपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज गिव द आउटपुट. यानी कि ये सभी एक्टिविटीज़ करने में वो हेल्प करता है. और आपको मालूम है इनपुट के लिए कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, और आउटपुट एक्टिविटीज़ करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में आप इलेबोरेट कर दो यहाँ पर. सो इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, automatic scanning devices that can read micer. You understand what is micer? Magnetic ink character recognizer. अगर आपने देखा हो बैंक के अंदर चेक के ऊपर स्पेसिफिकली अलग राइटिंग में, स्पेसिफिक राइटिंग में चेक का नंबर लिखा हुआ होता है. उसको स्कैन करने के लिए एक सिंपल सा डिवाइस रखा जाता है और उसमें से लेज़र लाइट निकलती है. जब आप अपने चेक को उसके सामने रखते हैं, सामने कैशियर जब चेक को उसके सामने लेकर आता है, तो माइकर डिजिट्स को रीड करने से ऑटोमेटिकली चेक का नंबर, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी सभी डिटेल्स उसके अंदर से आ जाती है. उसे बोलते हैं माइकर. OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. जब आप फॉर एग्जांपल एग्जाम्स देते हो, MCQ बेस्ड एग्जाम्स होती हैं, तो क्वेश्चन होता है और उसके 4 आंसर्स होते हैं, और चारों आंसर्स में से जो आपको सही लगता है, फॉर एग्जांपल B, तो एक अलग से बॉक्स दिया जाता है, उसमें आपको B लिखना होता है. तो जब आपकी ये आंसर शीट एसेस की जाती है तो वो चेक करता है कि क्या आपने A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है या D लिखा है. तो कैरेक्टर को स्कैन करके, कैरेक्टर को सेंस करके बताता है वेदर योर आंसर इज इनकरेक्ट और करेक्ट. दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर भी बोलते हैं. इसका बेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, वो है आपका गूगल लेंस. गूगल लेंस को आप किसी भी PDF फाइल के ऊपर रखो, किसी भी हैंड राइटिंग के ऊपर रखो, तो वो हैंड राइटिंग को बहुत अच्छे से स्कैन करके उसको एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. अब उसमें एडिटिंग कर सकते हैं. PDF फाइल में या इमेजेस में एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं है. तो ये है आपका OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. और जो आपका क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें से आपको ABCD में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है. आपको मालूम है ना, सर्कल्स होते हैं और आप उसको ब्लैक पेन या ब्लू पेन से पूरी तरह से फिलअप करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर. मीन्स वो मार्क को सेंस करता है कि आपने कौन सा मार्क सिलेक्ट किया है और उसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है. तो ये सभी एक प्रकार के इनपुट डिवाइसेस हैं. मैनी अदर डिवाइसेस जैसे कि लाइट पेन, ये सब डिवाइसेस भी इस्तेमाल किए जाते हैं. हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, इन सब के बारे में आपने पहले स्टडी किया हुआ है. तो इनपुट डिवाइसेस के सिंपल एग्जांपल आप सबको दे देने हैं. उसके बाद प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस. आपके कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह से प्रोसेसिंग होता है? विद द यूज़ ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. स्टोरेज कहाँ पर होता है? टेम्पररी डेटा कहाँ पर स्टोर होता है? मेन मेमोरी. किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए मेन मेमोरी में टेम्पररी किसी भी चीज़ को रखा जाता है, जस्ट फॉर सेकेंड्स, ज़्यादा देर तक नहीं. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके अंदर आवर्स तक आपका डेटा रहता है ना. इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई अवेलेबल है तब तक उसके अंदर आपका डेटा अवेलेबल रहेगा. तो ये है आपकी मेन मेमोरी, जिसको रैम भी कहते हैं. कुछ लोग इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं. ठीक है. और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें आपकी हार्ड डिस्क आती है, SSD आती है, CD, DVD, तो ये सब प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस हैं. और आउटपुट डिवाइसेस हैं आपके प्रिंटर्स, स्पीकर्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स. तो हार्ड कॉपी आउटपुट चाहिए तो प्रिंटर का इस्तेमाल करो, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट चाहिए तो आप कंप्यूटर स्क्रीन्स का इस्तेमाल करो. तो ये तीनों इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको हार्डवेयर के अंदर लिख देना है. सो सिंपल, एकदम आसान है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो भी कंपोनेंट के अंदर हार्डवेयर नहीं होगा, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते ना कि मेरे पास एडोब फोटोशॉप है लेकिन वो बिना हार्डवेयर के चलता है. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. कॉमन सेंस है. कंप्यूटर नहीं है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट. ओके. द सेकेंड कंपोनेंट इज अ सॉफ्टवेयर. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है, यानी कि वो कार्य कैसे करना है उसके बारे में डिफाइन करता है. सॉफ्टवेयर इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है, यानी कि किस प्रकार से किया जाएगा वो डिफाइन करता है. दीज प्रोग्राम्स अलाउ द कंप्यूटर टू कंप्लीट देयर ऑपरेशंस इजीली, फास्टर एंड विद एक्यूरेसी. आसानी से, कोई भी कार्य आसानी से हो जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से. बिना सॉफ्टवेयर के भी होता है लेकिन दिक्कत आती है. फास्टर हो जाता है यानी कि जल्दी हो जाता है, ज़्यादा एक्यूरेसी से किया जाता है. ठीक है ना. तो एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव हो जाती है, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग द पेरोल. अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करनी हो, आप मैन्युअली करेंगे तो भी हो जाएगी. भाई फॉर एग्जांपल मंथली बेसिस पर एम्प्लॉय कितने दिन आया है उस हिसाब से उसको सैलरी दे दो. लेकिन अगर आप उसे
कंप्यूटर सिस्टम की मदद से करेंगे, हज़ारों एम्प्लॉयज़ है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो थोड़ा जल्दी हो पाएगा, थोड़ा क्या बहुत जल्दी हो जाएगा। सेंड द बिल्स टू द कस्टमर, कस्टमर को बिल देने हो तो उसके लिए भी आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे, जल्दी बिल प्रिपेयर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू हैंड रिटन बिल्स। एंड प्रोवाइड द मैनेजर्स विद द इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज द प्रॉफिट, रिड्यूस द कॉस्ट एंड प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस। अगर प्रॉफिट बढ़ाने हो, फ़ायदा बढ़ाना हो, कॉस्ट कम करनी हो, कॉस्ट अलग अलग चीज़ों में कम की जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ अगर बहुत ज़्यादा हैं तो आप एम्प्लॉयज़ की थोड़ी सी कमी करके अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। रॉ मटेरियल परचेज़ करना हो तो रॉ मटेरियल जिस सप्लायर से लिया जाता है वो सप्लायर से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा सेटलमेंट करवा के अपना कॉस्ट कम करवा सकते हो, स्टॉक थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हो, और आप कस्टमर को सर्विस भी अच्छी दे सकते हो। यू कैन इम्प्रूव योर कस्टमर सर्विस। इसके लिए स्पेसिफिकली एक अलग से इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जो कस्टमर खरीदता है उसके लिए CRM इम्प्लीमेंट किया जाता है, कस्टमर की सर्विस इंप्रूव करने के लिए और कस्टमर को कंटिन्यूसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रखने के लिए। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं, आप सभी को मालूम है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उसके रिलेटेड जितने भी ड्राइवर्स हैं और डिवाइसेस हैं, उनको चलाने में हेल्प करता है। सो दे कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशंस फ्रॉम स्टार्टअप टिल शटडाउन। शुरुआत से लेकर एंड तक की सभी सर्विसेज को वो हैंडल करता है। जैसे कि सिस्टम स्टार्टअप, कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है। रोम के अंदर बायस अवेलेबल रहता है, आप सबको मालूम है। बायस सर्विस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो सब काम करने के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करने के लिए पूरी की पूरी मेन मेमोरी को और आपकी हार्ड डिस्क को मैनेज करना, या एक्सटर्नल मेमोरी भी कभी कभी अटैच की जाती है, उसको भी मैनेज करना। प्रोसेस एग्जीक्यूशन, सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस और टास्क चलते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, शेड्यूल करना। और डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि सभी डिवाइसेस को मैनेज करना। कोई भी नया डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से आप अटैच करो, देखो वो तुरंत चलने लगता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिवाइस को सही तरीके से वो सेंस ना कर पाए। कंपैटिबल होना चाहिए, कंपैटिबल होता है तो तुरंत एक्सेप्ट करके उसे चलाता है। तो ये सभी काम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कर देते हैं। और दूसरा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसा टास्क है और उसके हिसाब से वैसा सॉफ्टवेयर है, उसे इस्तेमाल करो तो आपका काम जल्दी हो जाता है। जैसे कि अगर आपको टाइपिंग करना है तो आप वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। गेम खेलनी हो तो उसके लिए गेमिंग का इस्तेमाल करोगे। सीधी बात है, वर्ड में तो गेम नहीं खेलोगे ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन गेम खेलेगा? कोई गेम नहीं खेलेगा। या गेमिंग का कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी गेम खेल रहे हो, कार चलाने वाली कोई गेम खेल रहे हो, तो उसमें टाइपिंग नहीं करोगे, उसके लिए अलग काम होता है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होगा, एक्सेल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होगा। प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो, आपको ऑडियो वीडियो चलाना हो तो उसके लिए VLC मीडिया प्लेयर है, एंड मैनी मोर। हर एक चीज़ करने के लिए, हर एक काम करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है, तो इसीलिए उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर। तो पहला कंपोनेंट है आपका हार्डवेयर, CBIS का। दूसरा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर, ये भी CBIS का कंपोनेंट है। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज डेटाबेस। आपको मालूम है डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। फैक्ट यानी कि डेटा, एंड इंफॉर्मेशन यानी कि प्रोसेस्ड डेटा। किसी भी चीज़ को आप स्टोर करते हो, किस में स्टोर करते हो? डेटाबेस में स्टोर करते हो। नाउ डेटाबेस और टेबल में फ़र्क होता है। डेटाबेस और टेबल दोनों सेम नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं कि डेटाबेस और टेबल एक ही होता है। नो, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डेटाबेस, तो इंस्टीट्यूशनल डेटाबेस के अंदर 4-5 टेबल्स होंगे। स्टूडेंट का टेबल होगा, फैकल्टीज़ का टेबल होगा, टीचिंग स्टाफ का टेबल अलग होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसका टेबल अलग होगा, ठीक है। मैनेजमेंट पीपल, उनका टेबल अलग होगा, उसके अंदर उनकी डिटेल्स होंगी। तो हर एक काम करने के लिए, हर एक इंडिविजुअल टास्क करने के लिए एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स बनाए जाते हैं। और जो टेबल्स हम बनाते हैं उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? टेबल को हम कहते हैं एंटिटी। आप सबको मालूम है, टेबल इज कॉल्ड एज एन एंटिटी। और किसी भी एंटिटी के अंदर क्या होता है? एट्रीब्यूट्स, जिनको कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि वर्टिकल लाइंस। और जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो रोज के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, जिनको हम टपल भी कहते हैं। सो एवरी टेबल हैज़ कॉलम्स यानी कि एट्रीब्यूट्स, एंड रोज यानी कि टपल्स। ये आप सबको मालूम है। ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस जो होता है उसके अंदर आप बहुत सारे डेटा स्टोर करते हैं। किसके रिलेटेड? कस्टमर्स के रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, उनके सेल्स के रिलेटेड कि फॉर एग्जांपल पिछले 10 साल से जो कंपनी चल रही है उन्होंने कितनी सेल की, कैसी सेल की,
उनके सेल्स फैक्टर कैसे रहे, इन्वेंट्री यानी कि उनके पास कितना स्टॉक है, स्टॉक मैनेजमेंट के लिए। कॉम्पिटिटर्स का डेटा भी बहुत काम का रहता है कि कॉम्पिटिटर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचता है मार्केट में, उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है, क्यों उसका प्रोडक्ट ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स खरीदते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटिटर्स की भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटाबेस में मेंटेन करके रखती है, एंड मैनी मोर। सो ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बहुत काम का होता है। तो 3 कंपोनेंट्स हो गए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस। नाउ द फोर्थ कंपोनेंट इज टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट। आप सबने ये वर्ड सुना ही होगा। इंटरनेट आप सबको मालूम है, कम्युनिकेशन भी आप सबको मालूम है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, लेकिन अगर इंटरनेट की मदद से बातचीत हो रही है तो उसे बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन। टेली मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हो। कम्युनिकेशन इज थ्रू एयर, हवा की मदद से कम्युनिकेशन होता है। स्पेस में हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अंतरिक्ष में वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर एयर पार्टिकल्स नहीं है, हवा नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, हम लोग कुछ बोलते हैं तो सामने वाले के कान के पर्दे यानी कि ईयर ड्रम्स में वाइब्रेशन होता है और सामने वाले व्यक्ति को हमारी आवाज़ सुनाई देती है। कितनी अजीब परमात्मा की प्रकृति है। और यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशंस वायर्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, और अब तो वायरलेस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। कभी कभी इतनी हैरानी आती है कि जो चीज़ दिखती नहीं है पर फिर भी वो हो रही है। तो टेलीकम्युनिकेशन इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, that enables the organizations to carry out their task through effective and fast communication। ज़्यादा अच्छे से और जल्दी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। अब देखो इससे कितने फ़ायदे होते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं पर भी बैठे बैठे बातचीत कर सकते हैं। अभी आप कहीं और बैठे हैं, हम कहीं और बैठे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। सो नेटवर्क्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड इक्विपमेंट्स इन अ बिल्डिंग अराउंड द कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड टू इनेबल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, कंप्यूटर्स को, इक्विपमेंट को, जितना भी सामान है, प्रिंटर्स को अटैच किया जाता है, स्पीकर्स को अटैच किया जाता है, कितने डिवाइसेस, सर्वर्स लगाए जाते हैं, हब, स्विच, राउटर, देयर आर सो मेनी डिवाइसेस, ब्रिजेस, इन सबको कनेक्ट करके इन सब की मदद से हम कंट्रीज में अराउंड द वर्ल्ड सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क consisting of millions of interconnected networks और exchanging the information freely। कमाल की बात है, लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, एंड दे आर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रीली। ये पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में एक्सचेंज की जा सकती है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। इंफॉर्मेशन कभी भी फ्री में एक्सचेंज नहीं होती। इंटरनेट कनेक्टिविटी लेने के लिए भी आपको पेमेंट तो करनी पड़ती है। यस, कुछ भी फ्री में नहीं होता। आपको इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए आपको पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि मैंने अगर किसी का वाईफाई यूज़ किया तो, भाई साहब आपने वाईफाई भले ही इस्तेमाल किया, लेकिन उस वाईफाई की रेंज में आप गए तो क्या लेकर गए? आप अपना डिवाइस तो लेकर के गए ना वहाँ पर, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, तो उसके लिए तो आपने पेमेंट किया था कि नहीं किया था? चलो वो भी भूल जाओ, वो भी किसी और का है, तो भी आप अपना काम करने के लिए अपना समय दे रहे हो, तो वो जो समय है वो भी पैसा है, बिकॉज टाइम इज़ मनी एंड मोर देन मनी। तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, बट वी से इट इज़ फ्री। कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है इंटरनेट आप सबको मालूम है। इट इज़ यूज्ड इन रिसर्च फर्म्स, जहाँ पर रिसर्च किया जाता है, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हाई स्कूल्स में, बिजनेस में, सभी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। कहाँ इंटरनेट इस्तेमाल नहीं होता? गांव के कोने कोने में इंटरनेट पहुंच गया है, एवरीवेयर इट इज़ अवेलेबल। तो एक है आपका इंटरनेट, और दो और चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो आपको याद रखनी है। दूसरा है इंट्रानेट और तीसरा है एक्स्ट्रानेट, ये याद रखना। तो एक है आपका इंटरनेट, दूसरा है आपका इंट्रानेट, तीसरा है एक्स्ट्रानेट। व्हाट इज़ इंट्रानेट? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल नेटवर्क को इंट्रानेट कहा जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना पर्सनल काम करने के लिए इंडिविजुअली जो उनका लोकल नेटवर्क बनता है उसे इंट्रानेट कहा जाता है। सिंपल भाषा में इसे कहते हैं लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इट माइट बी इनसाइड अ बिल्डिंग, वो कोई बिल्डिंग में भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है उसका। सेम वेब टेक्नोलॉजीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं, कोई अलग टेक्नोलॉजी नहीं होती। जैसे पूरे के पूरे नेटवर्क में राउटर्स, हब्स, स्विचेस, ब्रिजेस, ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लोग इंट्रानेट में भी वैसी सेम फैसिलिटीज़, वैसे सेम डिवाइसेस का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया से, यानी कि बाहर के इंटरनेट से, ये अंदर का पर्सनल नेटवर्क थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर्स,
कुछ राइट्स इन लोगों ने डिफाइन किए हुए होते हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति इंट्रानेट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उसे परमिशन है तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को वो एक्सेस कर सकेगा, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिलती है। एम्प्लॉय जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो पूरा इंट्रानेट उसके लिए टोटली अवेलेबल रहता है क्योंकि उसको एक्सेस परमिशन दी जाती है। तो ये जो तीसरा वर्ड दिया गया है एक्स्ट्रानेट, ये इंट्रानेट से अलग है। एक्स्ट्रानेट वो है जो यूज़र या फिर जो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, यानी कि इंट्रानेट के बाहर का व्यक्ति जो यदि इंट्रानेट से जुड़ा हुआ है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए और वो इंट्रानेट को कुछ लिमिट्स तक इस्तेमाल करता है, कुछ स्पेसिफिक राइट्स तक इस्तेमाल करता है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। जैसे सिंपल एग्जांपल, आप अगर फॉर एग्जांपल जियो के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की सर्विस का एक्सेस करते हो और आप उसके कस्टमर हो, तो आप उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए क्या कहलाए गए? एक्स्ट्रानेट। अगर मैं वो सिस्टम या फिर वो सर्विस इस्तेमाल नहीं करता तो मैं एक्स्ट्रानेट में नहीं आया, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रानेट। दूसरा एक एग्जांपल है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो या फिर किसी को भी प्रोडक्ट कोई ऑनलाइन आप डिलीवर करते हो, तो आप पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल करते हो, कुरियर सर्विस का, तो आपको एक स्पेसिफिक ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है। आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट अभी डिस्ट्रीब्यूटर से निकला, अभी स्पेसिफिक मर्चेंट के पास गया, फिर वो डिलीवर हो रहा है, फिर वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचा, वहाँ के मर्चेंट तक पहुँचा और सामने वाले आपके फ्रेंड या फिर आपके कस्टमर तक पहुँचा। ये पूरा जो ट्रैकिंग किया जाता है, ये एक व्यक्ति ट्रैक कर सकता है। मतलब कि बाहर व्यक्ति बैठा है, वो एक्स्ट्रानेट है, वो कस्टमर है, लेकिन वो अंदर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सर्विस को एक्सेस कर रहा है बाय यूजिंग दैट स्पेसिफिक आईडी। तो वो व्यक्ति बाहर का एक्स्ट्रानेट हुआ और अंदर के डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो अंदर का डेटा इंट्रानेट कहलाया जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज इंट्रानेट। इट इज़ द टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट इंटरनेट। इंटरनेट बनाने के लिए किसी भी कंपनी के अंदर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है विद इन द कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट देयर लोकल नेटवर्क। इंट्रानेट इज एन इंटरनल नेटवर्क based on the web technologies that allow the people within an organization to exchange the information and work on the project। कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज़ मिलकर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं ना, they can exchange the information about that specific project also। यानी कि मिल करके काम करने के लिए इंट्रानेट का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज नहीं होगी जो अपना पर्सनल नेटवर्क नहीं बनाती। दूसरा है आपका एक्स्ट्रानेट। इट इज़ अ नेटवर्क बेस्ड ऑन वेब टेक्नोलॉजीज that allows the selected outsiders, याद रखना, not all outsiders, only the selected outsiders, जैसे कि बिजनेस पार्टनर, अगर वो उस बिजनेस के पार्टनर हैं, उस बिजनेस से उनका कोई लेना देना है, या फिर कस्टमर है, they can access the authorized resources of the internet of the company। यानी कि वो कंपनी के इंट्रानेट के स्पेसिफिक रिसोर्सेज को ही एक्सेस कर पाएंगे, बाहर बैठे बैठे एक्सेस कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, Many people use extranet to track the packaged goods। अभी सर ने आपको एग्जांपल बताया कि आप जब किसी को भी फॉर एग्जांपल कोई भी अपना गुड या फिर कोई भी अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, ऑर्डर द रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर सप्लायर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए या रॉ मटेरियल के लिए जब ऑर्डर करती है उसको ट्रैक करना हो तो भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे कैन ऑल्सो एक्सेस कस्टमर्स असिस्टेंस फ्रॉम अदर कंपनीज। किसी कस्टमर को अगर किसी कंपनी से किसी स्पेसिफिक चीज़ में हेल्प लेनी हो तो उसमें भी हम एक्स्ट्रानेट कहलाएंगे। सो वी आर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ इंट्रानेट। ठीक है, तो हमारे 4 कंपोनेंट सबको याद है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट। नाउ द 5th कंपोनेंट इज पीपल। पीपल मतलब कि यूज़र, कस्टमर, एम्प्लॉय, कोई भी हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को इस्तेमाल करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करता है ना किसी तरीके से। सो पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ CPIS। देखो, अगर पूरी की पूरी सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो जाए, हम बोलते हैं कि ऑटोमेटिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑटोमेटिक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, तो भी किसी न किसी पर्सन की यानी कि एम्प्लॉय की तो ज़रूरत पड़ेगी ही मशीन को चलाने के लिए। ठीक है ना, उसे ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती ही है। हम अज्यूम करते हैं कि मशीन ऑपरेट भी ऑटोमेटिकली हो रही है, यानी कि ऑटोमेटिकली वो चल रही है, लेकिन फिर भी स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए तो हमें मनुष्य की ज़रूरत है, पर्सन की ज़रूरत है। अगर कोई बिगड़ जाए मशीन, उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ज़रूरत है, उसे बनाने के लिए ज़रूरत है। सो बिना पीपल के यानी कि बिना यूज़र के यानी कि बिना हमारे कोई भी सिस्टम पूरा नहीं है। इट इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ CBIS। पीपल आर द यूजर्स हु यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू गेट द रिजल्ट्स। आउटपुट रिजल्ट्स ऑब्टेन करने के लिए यूज़र किसी न किसी तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करता ही है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूड ऑल द पीपल
हु मैनेज द प्रोग्राम्स, चाहे प्रोग्राम्स को वो मैनेज करता हो, चाहे उसे वो रन करता हो, चाहे यूज़ करता हो और उसी के साथ साथ मेंटेन करता हो। सो ऑल दीज आर पीपल। तो ये आपका फिफ्थ कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, यानी कि CBIS का। और सिक्स्थ कंपोनेंट है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके आधार पर CBIS इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही किसी को भी आप अपना सिस्टम एक्सेस करने की परमिशन नहीं दोगे। आप बहुत सारी चीज़ें चेक करते हो कि यूज़र को परमिशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कितनी परमिशन देनी है, कितने हद तक परमिशन देनी है। सो मैनी थिंग्स यू नीड टू चेक। So these are the strategies or policies according to which CBIS will be used. Some procedures describe the schedule when each program is to be run or executed. Schedule set करना पड़ता है कि हमें कौन से प्रोग्राम को किस समय एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप सबको मालूम होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सैटरडेज़ को या फिर संडेज़ को बैकअप लिया जाता है, पूरे के पूरे डेटा को रीस्टोर किया जाता है, बैकअप एंड रीस्टोर की प्रोसेस होती है। आप सबने ट्रिगर के बारे में स्टडी किया है, उसमें बताया जाता है स्पेसिफिकली संडे को शाम को 5 बजे ये काम होना चाहिए। तो शेड्यूल सेट किया जाता है प्रोसीजर्स के अनुसार। प्रोसीजर्स ये भी डिफाइन करते हैं कि हु कैन हैव एक्सेस टू डेटा इन द डेटाबेस। पूरे के पूरे डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं। टेबल्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो किसी टेबल के ऊपर किसी यूज़र को परमिशन हो सकती है, हो सकता है कि किसी टेबल के ऊपर परमिशन ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे टेबल के ऊपर परमिशन नहीं देनी है। फॉर एग्जांपल किसी टेबल में अगर 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो किसी एम्प्लॉय को सिर्फ फर्स्ट 50 रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की परमिशन है। सो टेबल लेवल सिक्योरिटी एज वेल एज रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी कैन बी प्रोवाइडेड। तो ये प्रोसीजर्स के अंदर आता है। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। इन 6 चीज़ों से आपका CBIS बनता है। सो सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल टू राइट ऑल्सो। ठीक है, तो ये है आपका CBIS।